वोटों की गिनती से पहले सबकी नजरें हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर टिक गई हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। चुनाव तो शांतिपूर्ण हो गए, लेकिन एग्जिट पोल्स ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। एग्जिट पोल में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन तो दिख रहा है, लेकिन वो पूर्ण बहुमत से दूर है। ऐसे में पीडीपी किंग मेकर के रोल में आ गई है। पीडीपी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ आने के संकेत भी दे दिए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 100% कॉन्फिडेंट है कि जो भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसका एक अहम हिस्सा होगी, इंडिस्पेंसिबल पार्ट होगी। तो कोई भी सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होगी उसमें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने पीडीपी के ऑफर का भी स्वागत किया है। मैं उनका शुक्रिया करता हूं, दिल से शुक्रिया करता हूं कि हम लोग इकट्ठे रियासत को बनाने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर रशीद की पार्टी भी कुछ सीटें निकाल सकती है और वो शर्तों के साथ कांग्रेस एनसी का साथ दे सकते हैं। तो थोड़ा सा मिलके यूनियन सरकार से कह दें कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए अब कम से कम 48 से ज्यादा सीटें चाहिए होंगी, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नतीजों के बाद 5 विधायकों को नामांकित करेंगे, जिसके बाद विधानसभा में विधायकों की संख्या 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। इसे लेकर अब्दुल्ला सवाल खड़े कर रहे हैं। मगर अगर अन्य ऐसा कदम उठाया, हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब भी यहाँ रहेंगे तो हुकूमत का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज। स्टेटहुड आना चाहिए, एंड नॉट ट्रंकेड स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड। इधर हरियाणा के दंगल में कांग्रेस का दांव भारी पड़ता दिख रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। कांग्रेस के नेताओं का जोश हाई है। इसी के साथ पार्टी में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पक्की करने की कवायद तेज हो गई है। मैंने कल भी कहा, आज भी कहा है, हरियाणा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया था। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, आप ना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ, ना मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो। जो भी हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं पार्टी से, हाईकमान से, तो ये सब चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं। इन बातों को, चाहे आप दलित की बात करें, चाहे आप महिला की बात करें, या कोई भी बात करें आप, ये सब बातें हैं जो लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी का निराशाजनक प्रदर्शन दिख रहा है। हालांकि बीजेपी को सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। नहीं, हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। सवाल ये है कि अगर हरियाणा के दंगल में कांग्रेस का दांव चल गया, तो क्या ये लोकसभा चुनाव के बाद उसके लिए बड़ा बूस्टर होगा? क्या जाट वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया है? कांग्रेस को बीजेपी की कमजोरी का फायदा मिल रहा है, या फिर हरियाणा में उसकी लहर है? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेगी, या फिर उपराज्यपाल द्वारा 5 मनोनीत उनका खेल बिगाड़ देंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या फिर बाजी बीजेपी के हाथ में होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव अड्डा और मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। कल नतीजे आएंगे, तो उससे पहले एग्जिट पोल कितने भरोसेमंद लग रहे हैं, ज़मीनी हकीकत से कितना मैच कर रहे हैं, और ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है, पहले उससे आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र शोरन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, और CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ हैं। 2 राज्यों का मसला है,
तो अलग अलग पहले हरियाणा को ले लेते हैं और बाद में फिर जम्मू कश्मीर पर विचार करेंगे। तो हरियाणा को रखते हैं जेरे बहस और संजय कुमार जी आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्या इन एग्जिट पोल्स में कुछ चौंकाने वाला है या जो इन लाइन जिसे कहते हैं वो ही है? मुझे नहीं लगता है कि जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया है या जिन लोगों के एग्जिट पोल के अनुमान है नतीजे ऐसे आएंगे कि उनके लिए कोई असमंजस की स्थिति होगी या कुछ चौंकाने वाली चीजें होंगी। चौंकाने वाला होगा शायद बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की कितनी बड़ी हार होती है या सम्मानजनक हार होती है। तो चौंकाने वाला मुझे लग रहा है एग्जिट पोल के जिस तरह के अनुमान है, सारे एग्जिट पोल एक जैसा अनुमान बता रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई कांग्रेस को एक थिन मेजॉरिटी बताता है कि भाई 48-49 सीटें भी आ सकती हैं, तो कुछ एग्जिट पोल का अनुमान है कि कांग्रेस एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है, 64 तक जा सकती है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के कोई बड़ी चौंकाने वाली बात इस सेंस में नहीं होगी कि एग्जिट पोल के जो अनुमान है उससे उलट जाए बिल्कुल जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे कल। जी रविंद्र शोरन जी, जो जमीनी हकीकत है या हकीकत या हवा जो भी मान लें आप, पिछले कुछ समय से जब से हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले गए हैं उसके बाद से जो कुछ हम देख रहे हैं, मुद्दे हों या अलग अलग भाव भंगिमाएं राजनीतिक जो हम देख रहे हैं, उन सब से एग्जिट पोल मेल खाता है या एग्जिट पोल में जो तस्वीर दिख रही है वो ज़्यादा कांग्रेस की तरफ झुकाव जिसको कहते हैं वो ज़्यादा है अनुमान से? आपको क्या लगता है? जी नमस्कार। नहीं, अनुमान से ज़्यादा नहीं है, अनुमान से कम है। जिस तरह का माहौल इस चुनाव की शुरुआत में था उसमें लगता नहीं था कि बीजेपी 15 सीटें ले पाएगी या 10 सीटें भी ले पाएगी, इतनी ज़्यादा ख़राब हालत थी। लेकिन बीजेपी ने ये चुनाव घोषणा के बाद लड़ना नहीं शुरू किया, उन्होंने इस चुनाव को 6 महीने पहले लड़ना शुरू कर दिया जब मुख्यमंत्री को बदल दिया था। तो इसलिए बीजेपी इस मामले में कुछ न कुछ कम बैक करने की कोशिश कर पाई, और अदरवाइज़ तो बीजेपी की हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन अब ये जो स्थिति दिख रही है जिसमें 29 मैक्सिमम सीट्स तक भी बीजेपी को दी जा रही हैं, ये उसी स्ट्रेटजी का नतीजा है जो इलेक्शन बीजेपी ने 8 महीने पहले 6 महीने पहले लड़ना शुरू कर दिया था। नहीं तो ज़मीन पर जो स्थिति थी वो बिल्कुल बीजेपी के विपरीत थी, उनकी हालत ख़राब थी। और बीजेपी, क्योंकि पूरे हरियाणा के लेवल का कोई लीडर बीजेपी में ऐसा नहीं है जो बीजेपी को रोक पाए। बीजेपी कंप्लीटली डिपेंडेंट थी सेंट्रल लीडरशिप पे, और बीजेपी के जो 9.5 बरस तक मुख्यमंत्री रहे उनका प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि जिसकी वजह से उनको बीजेपी को उनका चेहरा भी पोस्टर से हटाना पड़ा। तो बीजेपी के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था, कोई ऐसा नेता नहीं था जिनको लेके वो चुनाव मैदान में जाएं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को बैठे बिठाए 15% वोट का बेनिफिट मिल गया जो कि जेजेपी और आईएनएलडी का था। जेजेपी को पिछली बार 15% वोट मिला था और इस बार जो है उनकी स्थिति है 2% वोट की, 3% वोट की। और दूसरी बात जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा मुद्दा बना। किसान आंदोलन इसी 5 साल में हुआ, पहलवान वाला इशू हुआ, और नौकरियां रोजगार का जो मसला था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना यूथ में। तो इन तमाम मुद्दों की वजह से कांग्रेस पार्टी अपने आप मजबूत होती चली गई। इसके लिए कांग्रेस ने कोई बहुत ज्यादा संघर्ष किया हो वैसा दिखता नहीं है जमीन पर, लेकिन कांग्रेस अकेली एक ऐसे विकल्प के तौर पर खड़ी रही बीजेपी के सामने जिससे लोगों को इस बात का भरोसा हो गया कि अगर बीजेपी के खिलाफ वोट डालना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कांग्रेस पार्टी को डाला जाए, क्योंकि कांग्रेस के लोग, अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव अगर जीतती है तो कम से कम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये भरोसा हरियाणा में खो चुकी हैं कि जीतने के बाद वो किस तरफ चली जाएंगी। तो इस वजह से नेचुरली या डिफॉल्ट तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई दिख रही है और जमीन पर यही हालात थे। अब देखिए एक और बात है, अगर ये 67 या 65 जो सीटें दिखा रही हैं, अगर इतनी सीटें बीजेपी जीतती है तो फिर हम जैसे जो मीडिया वाले हैं उनकी इस बात की भी हवा निकल जाएगी कि हरियाणा में जाट और गैर जाट का कोई फैक्टर है। फिर हम लोग आसानी से यह बात कह पाएंगे कि हरियाणा का जो इलेक्शन हुआ है वो मुद्दों के आधार पर हुआ है, और इसी तरह के चुनाव हरियाणा नहीं पूरे देश में होने चाहिए जहां पर मुद्दे हावी रहें। जी एक बात और बताइए रविंद्र जी, देखिए चूंकि जो हम हरियाणा का विश्लेषण कर रहे हैं आज, उस पे पूरे देश भर की नज़र पूरे देश पर जो राजनीतिक इम्प्लिकेशंस होते हैं उसके लिए है, और जो कुछ मूड माहौल देश का राजनीतिक है उसको समझने के लिए होते हैं। तो
बीजेपी ने हरियाणा में जो अपना ग्राउंड गंवाया, आपने उसमें 2-3 बातें कही। स्थानीय मुद्दे भी हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, और कुछ मुद्दे ऐसे थे जो कि क्रॉस कर रहे थे राष्ट्रीय और स्थानीय। तो हिसाब किताब वहाँ बीजेपी का बिगड़ा, कैसे बिगड़ा? देखिए, हिसाब किताब बिगड़ा मुख्यमंत्री की वजह से। 9.5 बरस तक जो मुख्यमंत्री रहे, एक। दूसरा, पुअर गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू रहा यहाँ पर, और लोगों में जो नाराजगी है वो गवर्नेंस को लेकर रही। तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। जनता के साथ जो हुकूमत की कनेक्टिविटी होती है वो हरियाणा में एक थोड़ा सा अलग तरह की होती है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर लोगों के घर जाते हैं, चौक चौराहे पर बैठ के चौधरी देवीलाल जैसे नेता हुक्का पी लिया करते थे, या मुख्यमंत्री के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। रात को अगर 11 बजे 12 बजे भी कोई पंचायत वहां पर जाती थी, 100-200 लोग इकट्ठे होकर, तो मुख्यमंत्री उनसे मिल लिया करते थे, और इसी तरह की लोगों को वहां पर आदत थी। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए जनता के साथ, और केवल चंडीगढ़ से सरकार चलाने की कोशिश की। उस वजह से लोगों के अंदर एक डिसग्रंटल का माहौल हुआ, और जब लोगों को दिक्कतें आई, सरकार, देखिए कोई भी सरकार हो उसमें समस्याएं तो होती हैं, लोगों को जब दिक्कतें वहां पर आई तो उन्होंने अपने लोकल एमएलए के साथ राब्ता किया, और लोकल एमएलए मिनिस्टर्स ने जवाब दिया कि जी हमारी तो इस सरकार में चलती नहीं है। तो उन लोगों ने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की, पर मुख्यमंत्री के दरवाजे हमेशा बंद मिले। तो पहले 5 बरस तो ये रहा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बाहर निकले जनता से बातचीत करने के लिए और अपनी रियाया को संभालने के लिए, तब क्या हुआ, तब जनता से उनका जब राबता हुआ तो उन्होंने कई इस तरह की बातें बोल दी जो लोगों को बड़ी खटकी। उन्होंने कई जगह पर बेअदबी की, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया, जो जिसकी वीडियोज हम लोगों ने बहुत देखे वायरल होते हुए। तो इस वजह से लोगों के बीच में जो विरोध था वो विरोध बढ़ता चला गया, और डिस्कनेक्शन होने की वजह से ये सारे इश्यूज हमने जो बोले, पुअर गवर्नेंस थी। अब देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नेशनल है, वो तो नेशनल में डिस्कस किए गए, लेकिन एक अगर छोटा सा मैं बात कहूं, सरकार लेके आई पॉलिसी फैमिली कार्ड की, लेके आई पॉलिसी प्रॉपर्टी आईडी की। अब ये ऐसे मुद्दे थे कि एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया और उसने वो किए, तो उसमें से 70% लोग जो थे वो एग्रीव्ड पार्टी बन गए। उन लोगों ने जो 70% लोग ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां निकली। अब गलतियों को सुधारने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। उनको सुधारने के लिए जब वो सरकार के दरवाजे पर गए तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ा, और या फिर उनको बहुत मोटी घूस देनी पड़ी अपनी प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए। मेरे पास अगर 200 गज का प्लॉट है तो मेरा 400 गज का मेरे बना दिया गया, 400 गज का है उसको 300 गज में निपटा दिया गया, मेरे जमीन की प्रॉपर्टी किसी और के नाम डाल दी, और ये किसी प्राइवेट एजेंसी ने किया बिना किसी जांच परख के। तो इस तरह की कई सारी पॉलिसी सरकार लेकर आई। एक और आखिरी बात बोल दूं, 12 लाख स्टूडेंट्स ने एक सीईटी का एग्जाम था जो दिया था 2021 में, 12 लाख छात्रों ने वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा, और आज 2024 में बैठे हैं, उसमें भर्ती नहीं हुई है। तो ये तमाम ऐसी चीजें रही जब जनता ने राबता करने की कोशिश की हुकूमत के साथ, और हुकूमत की तरफ से कोई उसका जवाब दिया नहीं गया। तो इस वजह से लोग नाराज होते चले गए, और सेंट्रल लीडरशिप लगातार जिस तरह से इंटरवेंशन हरियाणा की सरकार में करती रही, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से हरियाणा की सरकार को दिशा दिखाई गई, आखिरी के दिनों में जब मनोहर लाल खट्टर को यहां से लेके जाया गया, उसके बाद सरकार ने इस इलेक्शन में लोकल गवर्नमेंट को अपने आप छोड़ दिया कि प्रदेश की सरकार, प्रदेश की बीजेपी अपने आप संभाले, जो उनके साथ होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी स्टेट का इलेक्शन हो और 2 महीने 3 महीने पहले उस स्टेट में जाना ना शुरू कर दिया हो। पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल में पहली दफा हुआ है जब इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद किसी स्टेट में गए हों। देखिए महाराष्ट्र का, झारखंड अभी तक चुनाव हुआ नहीं है घोषणा, लेकिन केवल यहां पर ऐसा हुआ है कि चुनाव घोषणा के बाद आए, नहीं तो किसी सरकारी परियोजना के लिए या कोई पॉलिटिकल रैली के लिए पीएम जाते रहते हैं। तो इस प्रदेश यूनिट को बीजेपी की लगभग अकेला छोड़ दिया गया, और जो यूनिट पहले से कमजोर थी वो अपने पैर पे चल नहीं पा रही थी, और लोगों के साथ उनका डिस्कनेक्ट हो गया था, ढेर सारे मुद्दे थे, इस वजह से बीजेपी की दिक्कत आई है। जी, तो ये जो परिवर्तन दिख रहा है एग्जिट पोल में, उसकी वजह, उसकी जमीन क्या हो सकती है, ये हमने समझने की कोशिश की। हरियाणा से जुड़े पत्रकार हैं तो उनसे हमने बात की। विजय जी, बाहर से इसको जब हम देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के चुनाव को, 2014 में हरियाणा ने पहली बार बीजेपी को इस तरीके से गले लगाया था, उसकी क्या वजह रही होगी? और जो परिणाम एग्जिट पोल के, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से आते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों के पहले से भी अनुमान थे, तो यहाँ से क्या कोई संदेश हरियाणा दे रहा है?
विजय जी। जी मुझसे बात कर रहे हैं मनोज जी? जी 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 विजय जी। जी सॉरी, मुझे लगा कि आप मुझसे बात कर। मैं देखिए दो बातें कह रहा हूँ रविंद्र की बात को आगे बढ़ाते हुए। एक तो ये हुआ कि जो डिस्कनेक्ट था चीफ मिनिस्टर का, जिसकी उम्मीद कम थी कि डिस्कनेक्ट रखेंगे, क्योंकि उनका संघ से एक बड़ा बैकग्राउंड रहा है, वो संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ के साथ जुड़े रहे हैं, तो एक करेक्ट की आदत होती है संघ के लोगों की। लेकिन उससे उलट मुख्यमंत्री जी का संघ जनता के साथ जो है कनेक्ट सीधा नहीं था, और वो अपने कार्यालय अपने लोगों के साथ जुड़े रहे, अफसरों के साथ जुड़े रहे, उससे आगे नहीं हुआ। दूसरा ये केवल आम आदमी की बात नहीं है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी मुख्यमंत्री जी के साथ खुश नहीं था। खट्टर साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके साथ खुश नहीं था, और आरोप तो ये भी लगा कि उन्होंने अपनी पार्टी के कई नेताओं को काटने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये रहा कि चुनाव के वक्त में पार्टी का कार्यकर्ता वहां नहीं दिखाई दिया। दूसरा कारण मैं बड़ा समझता हूं कि जाट जो वहां की एक प्रमुख जाति है और उसका हिंदुस्तान के किसी और हिस्से में उस तरह के दारोमदार नहीं है, वो 10 साल से बिना मुख्यमंत्री के या बिना पावर के रह रही थी। तो उसकी बड़ी अर्ज थी कि वो किसी भी तरह से यहाँ पर एक जाट मुख्यमंत्री बनाए। ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। जैसे खट्टर साहब के वक्त में हुआ था कि जाट की राजनीति हरियाणा में चल रही थी, तो उससे अलग आने के लिए गैर जाट की राजनीति चल गई वहां पर। अब 10 साल तक एक डोमिनेंट कास्ट जो है यदि पावर से दूर रहती है तो वो बड़ी ताकत के साथ यूनाइट होती है, अर्ज करती है, और इसलिए ये इस इलेक्शन को जाटों की सत्ता को पाने की इच्छा के तौर पर भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हुआ नहीं हुआ वो तो अलग है, एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर है ही। तीसरी बात तो बार बार हम लोग करते हैं कि भले ही आप खट्टर साहब के लिए कुछ भी कह लें, लेकिन 2014 का इलेक्शन क्या खट्टर साहब के नाम पर लड़ा गया था? नहीं लड़ा गया था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था, और उस समय नारा दिया गया था हरियाणा में भी मोदी सरकार। फिर 2019 का चुनाव हुआ, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब भी खट्टर साहब को चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा गया और कहा गया कि इस बार फिर मोदी सरकार। तो दोनों बार खट्टर साहब नहीं थे चेहरा। अब इस बार प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हरियाणा के चुनाव में नहीं था, जिसका जिक्र अभी किया गया, क्योंकि वो वहां पर गए नहीं। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया इस बार, वो था इस बार दिल से भाजपा फिर से। तो उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे। और यदि इन 3 चुनावों को देखें तो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने 11 रैली वहां पर की थी, 2019 में 6 रैलियां की थी, और इस बार 4 रैली की है। और जैसे रविंद्र जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो चुनावों से पहले वहां नहीं पहुंचे, तो या तो पार्टी ने ये समझ लिया कि उन्होंने इस चुनाव को चुनावों की लड़ाई से पहले छोड़ दिया, या लग रहा था कि वो यहाँ पर नहीं हो सकता, और दूसरा पार्टी खुद भी जो है अपने आप में एकजुट नहीं थी। वहां पर बागी बहुत सारे थे, कार्यकर्ताओं में उस तरह का उत्साह नहीं था। ये सारे बड़े कारण हैं। कांग्रेस उसमें बहुत जैसे चर्चा हुई कि डिफॉल्ट से बाई डिफॉल्ट भी वो वहां पर आगे आ रही है, और ये इलेक्शन हरियाणा हमेशा ही मोटे तौर पर एक क्लियर कट मैंडेट देता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई कंफ्यूजन होगा। यदि हम जो एग्जिट पोल के नतीजों को माने तो कांग्रेस 50 से ऊपर 55 के करीबन मैं समझता हूं कि वो वहां पर पहुंच सकती है। जी, तो सबकी राय यही है कि एग्जिट पोल जो है वो करीब करीब सही दिशा में है। लेकिन अब यहाँ से 2 बड़े सवाल हैं। थोड़ा सा डिबेट को दूसरी तरफ मोड़ते हैं, बाद में फिर बीजेपी की तरफ वापस आएंगे। क्योंकि 55 सीट लेकर अगर कांग्रेस आ रही है, या 45 सीट से ऊपर जो कुछ भी लेकर आ रही है, सरकार बनानी होगी। और जब कांग्रेस की सरकार बनाने की बात आती है तो 2-3 सवाल आते हैं। एक तो सवाल ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि क्यों जो दूसरा अगला मुख्यमंत्री होगा वो क्यों होगा। अगर हुड्डा साहब होंगे तो क्या इसकी वजह सिर्फ ये होगी कि उनका पहले एक्सपीरियंस है, और अगर वो नहीं होंगे तो इसकी वजह क्या होगी? क्या किसी दलित को मौका मिलेगा, या किस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ये होगा? ये बड़ा सवाल है। सतीश जी, आपके लिए है ये सवाल। कांग्रेस ऐसा लगता है कि धीरे धीरे स्पेस बढ़ रहा है, कांग्रेस का जो स्पेस गंवा दिया था राज्यों में वापसी कर रही है। तो लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि अब कांग्रेस ऐसे कदम उठाएगी जो प्रोग्रेशन में आगे बढ़ेगा। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं कल शाम से हरियाणा में? पहले तो ये देखेंगे सुबह में कि क्या रिजल्ट आता है।
जी। क्योंकि एग्जिट पर तो मेरा ओपिनियन है, एग्जिट और ओपिनियन पे, कि अब उनको श्रद्धांजलि दे देने का समय है। क्योंकि एक तो बहुत बड़े वाले ओपिनियन एग्जिट वाले थे जो जिन्होंने आंसू बहाया था, वो भी कल कहीं और आंसू बहा रहे थे। तो रिजल्ट देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मोटे तौर पर लगता है कि कांग्रेस वहाँ आ जाएगी। सीटें कौन कह देगा, कोई बता ही नहीं सकता है। अब कोई जम्मू कश्मीर का करता है एग्जिट पोल तो और ही लगता है कहाँ से करके ले आता है। तो ये है। तीसरी बात जो आपने कही, देखिए कांग्रेस की अगर हरियाणा में जीत होती है तो बाकी लोगों ने सब कुछ कह ही दिया है, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत जोड़ता हूँ। एक तो जो देशव्यापी जो वो एक नैरेटिव चला रहे हैं कि जातियों की बात, किसानों की बात, युवाओं की बात, बेरोजगारों की बात, ये आदि आदि की जो बात लगातार कर रहे हैं, इसका नतीजा आपको कुछ इसका झलक 24 के चुनाव में, जनरल इलेक्शन में भी मिला और ये राज्यों में भी आपको दिखाई पड़ रहा है जहां इनका अपेक्षाकृत संगठन मजबूत है। तो है हरियाणा में मजबूत, इसलिए यहाँ दलितों की भी बात है, संविधान की भी बात है, वो सब इनको फ़ायदा मिल रहा है। बीजेपी यहाँ हार से इन्होंने चुनाव शुरू ही किया है और कांग्रेस ने जीत से चुनाव शुरू किया, ऐसा देखने को लगता है। जहाँ तक प्रश्न आपका ये था कि क्या आगे, तो मुख्यमंत्री अभी इतना हम कह देंगे कि आमूल चूल कांग्रेस के में परिवर्तन हो गया, तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हुड्डा बहुत मजबूत है और हुड्डा को दरकिनार किया गया तो फिर आप समझिए कि अगर कांग्रेस आती है तो वो सरकार बहुत स्थायी नहीं रहेगी। तो ये हो सकता है एक नया कुछ स्कीम चलावें, जैसा राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने शुरू किया कि उप मुख्यमंत्री रख लें और अलग अलग जातियों से रख लें। ये कुछ दिखाई पड़ेगा। अंतिम बात ये कि एक बात मुझे लगता है जो बीजेपी डिनायल में रहती है, जिसको स्वीकार नहीं करती है और जिसको अब स्वीकार करने का शायद उनके लिए समय आ गया है कि जातियों की बात, दलितों की बात, कास्ट सेंसस की बात, बेरोजगारी की आदि की बात, किसानों की भी बात, इन सब से उनको दो चार होना पड़ेगा, तभी उनकी नैरेटिव की वापसी हो सकती है। अब ये पुराना वाला वो घिस चुका इनका और इनका लगता है जो पहले वाला ताबड़तोड़ धुआंधार एक तरफा चुनाव प्रचार, ये वो फलां ठिका एकमात्र नैरेटिव, वो अब लद चुका है। अब तो यहाँ एक एक तस्वीर से भी देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार हो जा रहा है, चाहे डुंकी का मामला हो, चाहे आज एक महाराष्ट्र से और दलित घर में खाना सीखने का मामला हो, तरह तरह से चुनाव प्रचार हो रहे हैं भाई। तो अब ये स्थिति आ गई है, भाजपा को इनोवेट करना पड़ेगा। उनका टेम्पलेट अब 19 से पीछे जा रहा है। जी अवधेश जी, ये जो बात सतीश जी कह रहे हैं, क्या इसमें दम है कि पहले तो एग्जिट पोल से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं या नतीजे इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आएंगे, तो क्या बीजेपी के लिए सबक लेने के हैं चीज़ें, खासकर हरियाणा से? निश्चित रूप से सतीश जी तो खैर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को श्रद्धांजलि देने की बात करते रहते हैं। हालांकि हम लोग उस विचार से सहमत नहीं होते हैं। मनुष्य के गणना में भूलों की गुंजाइश होती है, लेकिन अगर हम सर्वे से लोकतंत्र में सर्वे की व्यवस्था को ही खत्म कर दें, और करने वालों में ईमानदारी बेईमानी दोनों होती है, कई बार किसी के दबाव में, कई बार पैसे लेकर, अगर उसको ठीक से किया जाए, जितना मैंने सेफोलॉजी को समझा है, और जो गणना आती है उसको मतलब एडिटर जरा सामने ले ही आए कि हाँ यही गणना आ रही है, तो इतनी अविश्वसनीयता शायद नहीं होगी। हमने देखा है कई बार ओपिनियन और करने वाले, एग्जिट करने वाले लाते कुछ हैं, लेकिन फिर बाद में उनको बदलना पड़ता है। आप बात करके देख सकते हैं। तो ये सब भारत में वो भी एक राजनीति की तरह अनाचार और भ्रष्टाचार का शिकार हमारे देश में एक अच्छा जो मतलब चुनाव शास्त्र है, उसकी एक अच्छी विधा को भी घटिया लोगों ने, अनैतिक लोगों ने, कमजोर लोगों ने केवल अपने पैसे की दृष्टि से उसका दुरुपयोग किया, इसलिए उसकी विश्वसनीयता कमजोर हुई है।
लेकिन मैं उसकी श्रद्धांजलि के बजाय उसमें रिफॉर्म के पास में हूं। और मैं मान के चलता हूं कि एग्जिट पोल कम से कम ट्रेंड बता देता है। प्रवृत्ति, सीटें एग्जैक्ट नहीं होंगी, वोट एग्जैक्ट शायद कम हो जाए, लेकिन ट्रेंड प्रवृत्तियां बताती है। तो इसलिए एग्जिट पोल को मैं कभी जीवन में खारिज किया नहीं हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में हालांकि हम लोग धरातल पर देख रहे थे, मुझे हैरत भी हो रही थी, कई से बात भी कर रहा था, लेकिन बहुत लोग मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, जो कुछ वातावरण था, भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2013 में आई थी, उस समय शुरुआत में तो नेतृत्व नहीं था, उन्होंने इस ढंग से प्रचार किया और भाजपा का उस समय कमजोर, एक निहायत ही निराशा में बैठा हुआ नेतृत्व और पार्टी थी, वो हाथों हाथ जनता ने इनको लिया था और एक नए तरीके का चुनाव प्रचार था। उसमें नए भाषा थी, नए शब्दावली थे, नए तरीके थे, ऑडियो ब्रिज था। और वो फिर जो 10 साल से जो पूरे संगठन परिवार के कार्यकर्ता थे, वो एकदम उत्साह में थे और फिर मोदी जी के साथ खड़े हो गए और बिना किसी स्वार्थ के, जिससे जहां बन पड़ा, देश और विदेश में भी जो लोग भारत से प्यार करने वाले थे और भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, सभ्यता थे और यूपीए सरकार की नीतियों से रुष्ट थे, वो सब भारत में आए थे। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना अपना पैसा खर्च करके चुनाव लड़वाया था। वो एक अलग चुनाव था। और चूंकि कांग्रेस यूपीए उस समय अंदर से कमजोर थी और उसका मुकाबला नहीं कर सकी। 2019 में भी अगर 2017 से देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2018 में 3 राज्यों का चुनाव हार गई थी, बहुत अच्छे परिणाम नहीं थे, लेकिन फिर रिगेन जो हुआ वो फिर उनकी नीतियों और उसके कारण हो गया। लेकिन आप जब दूसरी पार्टियों ने वो सारे तरीके सीख लिए तो वही शब्दावली, वही भाव भंगिमा, वही तरीके, वही औजार हमेशा काम नहीं करता है। और आप औजार डालेंगे और जो आपकी बातें हैं वो जमीन पर आपके समर्थकों, कार्यकर्ताओं का, जैसे वो कह रहे थे अभी रणबीर कि कनेक्ट टूटा है। कनेक्ट का मतलब जनता क्या एक बड़ा संगठन परिवार है, करोड़ों इनके लोग हैं, उनसे ही अगर कनेक्ट टूट जाता है तो वही बहुत बड़ी स्थिति होती है। बीजेपी को हराने के लिए बाहर की जरूरत नहीं है, उसके जो अपने लोग काम करने वाले हैं अगर वही नाराज हो गए या निराश होकर घर में बैठ गए तो जो विपक्ष का नैरेटिव होता है उसका सामना नहीं कर पाती है। चौक पर, चौराहों पर कौन जाके बात करेगा? जो वोटर होते हैं उनको कौन प्रेरित करके आके देने का? तो भारतीय जनता पार्टी उस संकट से गुजर रही है और ये संकट को भी अभी का नहीं है। कोरोना के बाद बहुत स्पष्ट कोरोना काल में दिखाई दिया कि मोदी जी अकेले होते हैं, पूरी नैरेटिव सरकार के विरुद्ध थी और पार्टी सामने मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी। अंत में मोदी जी को ही आना पड़ा था। तो वैसे नहीं चल सकता है। तो अब ये परिस्थिति हरियाणा में तो बिल्कुल सच था कि कोई भी वहां जाता तो दिखाई देता कि सरकार का अपने ही लोगों से संबंध नहीं है, अपने लोगों को घूस देना पड़ रहा है काम कराने की। वो कार्ड वाली बात सही बता रहे थे रणबीर, आपने एक अच्छी योजना लाई, लेकिन उस योजना को इंप्लीमेंट कराने के लिए जो अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए था, जैसे 20 सूत्री शुरू में था तो 20 सूत्री में कांग्रेस के लोग कमेटी में होते थे, बाद में उसमें भ्रष्टाचार आया कि वो वहां के कर्मचारियों के साथ लगे, लोगों का सही ढंग से काम करवाए, वो तो था नहीं, कंप्लीट सरकारी कर्मचारी पर था। वो योजना फेल हो गई भाई, उसी में गड़बड़ी हुई। लोगों को अपना काम कराने के लिए जो करप्शन के खिलाफ ईमेल का सिस्टम आया डालो, उसमें भ्रष्टाचार होने लगे। अब उस स्थिति में अगर आपका, तो आप चाहते हैं कि लोग समर्थन करें, हो नहीं सकता है। और इस समय की परिस्थिति थी, अब लोकसभा चुनाव में ही दिखाई दे गया था कि एक परिस्थिति में 5 सीटें आ गई हैं, लेकिन अगर 2019 के परिणाम से और 2024 तक आपने सीख लेके बदलाव नहीं किया है तो परिणाम ऐसे नहीं आ सकते। अब आगे की बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पहला सबक है और वो लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। मैंने चुनाव के बीच भी कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व एक बार कहे कि हरियाणा में और बाकी जगह जो सरकार से भूले हुई हैं, जो हमारे समर्थक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने हमको वोट दिया, उनकी अपेक्षाएं हम पूरी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए क्षमा मांगते हैं, हम नीचे तक जाएंगे, लोग इस बार काम करें, हम आपके एजेंडे से सहमत हैं, तब भी थोड़ा अंतर आता है।
जी। उसकी जगह आप अगर वही बातें सब करते हैं, वो अपील करती है, तो लोग खड़े नहीं होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला सबक यह है। दूसरा कि लीडरशिप देते समय आप हमेशा ध्यान में रखिए कि संगठन के स्तर पर कौन आदमी बीजेपी और बाकी लोगों से काम करता रहा है, किसकी कैसी छवि है। अगर गलती हो गई तो साल 1.5 साल में उसको सुधारने की कोशिश करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अनिल विज वहां ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच। जब मैं जाता हूं उनकी छवि खराब बना दी गई, मैंने देखा। और परिवर्तन करना था तो 1.5-2 साल परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन करके किसी को आप केंद्र में मंत्री बनाते हैं तो उसके विरुद्ध भी एक आप जानते हैं कि प्रतिशोध का भाव पैदा होता है। और ब्यूरोक्रेसी जो थी, नहीं अंतिम बात जी, ब्यूरोक्रेसी और जो सरकारी वर्ग था कर्मचारी ना, वो बीजेपी से खुश नहीं था। उसका भी एक जो है प्रभाव इस चुनाव पर पड़ा है। उसने बाद में 1.5 साल से असहयोग शुरू किया था सरकार के साथ, जगह जगह दिखाई दे रहा था। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल और जो पहले से मुद्दे चले आ रहे थे, विद्वानों की राय, सब मिला जुला कर ऐसा लगता है कि बहुत ही अनइंटरेस्टिंग टाइप की एक डिबेट पे हम लोग बैठे हैं। बहरहाल प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी ये कहते हैं थ्योरेटिकली कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हरियाणा में विजय जी ने कहा आज ही इसी डिबेट में कि भाई वहाँ पे एक जो बड़ा सेक्शन ताकतवर जाट, वो बहुत दिन 10 साल बाहर रह गए सत्ता से वापसी करने। तो हरियाणा में 23%, मतलब 23% एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन जाटों के से थोड़ा सा ही कम दलित हैं। और हिंदुस्तान में इस वक्त दलित रिसर्जेंस का एक पूरा सिनारियो भी चल रहा है, और जिनको बहुत धूल माना जाता है कि भाई दलितों के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाले लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं आज की तारीख में कि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और ले भी रहे हैं सक्सेसफुली। क्या हरियाणा में राहुल गांधी ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले हैं? क्योंकि मीडिया में आम जो परसेप्शन जिसको राजनीति में बहुत हम लोग महत्व देते हैं, उसमें ये सवाल है कि कुमारी शैलजा को क्या मौका मिलेगा, सुरजेवाला को मौका मिलेगा? जी शुक्रिया मनोज जी। देखिए, किसी बात को जो आइडियल होता है, आइडियलिज्म होता है पॉलिटिक्स में, जिसको उतारने की कोशिश की जाती है, वो अक्षरशः नहीं लागू होता है। और अक्षरशः लागू करने का मतलब है कि भाई बनी बनाई सरकार को गिरा दीजिए पहले दूसरे दिन। तो उसको वर्तमान स्थिति के साथ में समेट करके मैसेज देने का प्रयास करते हुए, और कि हम उस बात से हटे नहीं है, टिके हुए हैं, ये संदेश देना जरूरी होता है। चूंकि राहुल गांधी ने हरियाणा में बारंबार कहा कि इस बार 36 बिरादरी की सरकार होगी और सबकी हिस्सेदारी होगी, इस पर बहुत जोर दिया उन्होंने। तो इसमें संगठन के भीतर भी खलबली मची निश्चित रूप से, और वो नेतृत्व का सवाल जो आज दिख रहा है वो भी दिख रहा है। लेकिन नेतृत्व के सवाल में एक बात पॉजिटिविटी की है कि जैसे कुमारी शैलजा रोती हुई नहीं दिखी कि हमको क्यों नहीं हिस्सेदारी मिल रही है, हमें कोई पद पर क्यों नहीं मिल रहा है मुख्यमंत्री का पद। वो दावा रखती हुई दिखी, बहुत पॉजिटिव वे में उन्होंने दावेदारी की और कहा आला कमान जो कहेगा वो मंजूर है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री पद की जेन्युइन दावेदार हूं। तो इस बात ने दलितों में निराशा पैदा नहीं किया कि उनके साथ हकमारी हो रही है, कि उनका हक, बल्कि उनको किया गया हमें मिलना चाहिए। तो ये हमें जो लगता है कि ये पूरी तरीके से आखिरी समय में भी कुमारी शैलजा जी ने जो इंटरव्यूज किए वो आला कमान को अच्छा लग रहा था। इंटरव्यूज करना, दावेदारी रखना उनका अच्छा लग रहा था। तो इससे दलितों में अच्छा मैसेज भी गया, और जाट प्लस दलित प्लस अदर्स, अब तो संख्या इतनी ज्यादा है कि पूरा माहौल ही इस तरह से कि आप कह नहीं सकते कि कौन सी जाति का समर्थन मिल रहा है और कौन सी जाति का नहीं। ओवरऑल शिवराम जी ने कहा, रविंद्र जी ने, कि जो संख्या दिख रही उस हिसाब से तो सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिलेगा, तभी ये संख्या दिख सकती है। तो ये दिखा है। अब जो नई सरकार आएगी उसमें हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको
तय करना, मेरे ख्याल से मेरा आकलन ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत, एक तो समर्थन वाले व्यक्ति हैं, दूसरा राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, तीसरा है कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई पद लेने का जो तरीका होता है वो श्रूड जो पॉलिटिशियन है उसको बहुत आता है। वो अपने लिए माहौल बना लेता है, इर्द गिर्द से अपने लिए आवाज लगवा लेता है, पहले ही टिकट वितरण में उनकी चली हुई होती है, तो उसके बाद उनको कहना नहीं पड़ता है कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, बल्कि पूरा माहौल चल करके आ जाता है उनके पास मुख्यमंत्री का पद। तो इस मामले में हुड्डा जी 20 पड़ते हैं कुमारी शैलजा जी से। अब नेतृत्व अगर जबरदस्ती करे तब बात अलग है, लेकिन नेचुरल चॉइस अगर दी जाएगी तो हमें लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से ज्यादातर लोग हुड्डा जी के समर्थन में दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एलिवेशन होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए दलितों की, और राहुल गांधी बोल रहे हैं वो भी होना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन उनको डिप्टी सीएम दिया जाए या कोई बड़ा पद दिया जाए, कुछ एकोमोडेट करते हुए दिखना पड़ेगा कि हाँ, हम दलितों को हिस्सेदारी देने के प्रति गंभीर हैं। जी, आपके सवाल का जवाब हुआ पूरा। जी जी। तो जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हमें करनी है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले संजय कुमार जी से बात शुरू हुई थी। संजय कुमार जी, एक संक्षेप में उत्तर, चूंकि आप थोड़ा दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं विश्लेषक के लिहाज से, हरियाणा चुनाव का मैसेज आगे के लिए क्या ये सब कुछ डिस्काउंटेड है कि भाई 6 महीने पहले बीजेपी ने जो करना था अपना कोशिश करी, लेकिन पहले से ही अंडर रिटन था कि भाई ये जो है मामला जा रहा है ऐसा करके, तो सब कुछ डिस्काउंटेड है? या फिर इस चुनाव का भारत की राजनीति पर, खास करके महाराष्ट्र के चुनाव पर और झारखंड के चुनाव पर भी असर पड़ेगा? किस तरीके का असर होगा? ऑन अ लाइटर नोट, मनोज जी, आपने सवाल तो बड़ा लंबा पूछा, कह रहे जवाब बहुत छोटा दे। तो पहली बात कि देखिए, जो लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे थे वो एक तरह से ट्रेलर दिखा चुका था कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। और जो ट्रेलर था, जो फिल्म जो है वो कल पर्दे पर आ जाएगी, सिनेमाघरों में लग जाएगी, हम सब देखेंगे कि वो सिनेमा कैसा है। और मुझे लग रहा है कि पिक्चर कैसा आने वाला है इसकी तस्वीर भी लगभग साफ है कि बीजेपी चुनाव हार रही है और कांग्रेस चुनाव जीत रही है। दूसरी बात, इसका महाराष्ट्र के और झारखंड के आने वाले चुनाव पर असर जरूर पड़ेगा, असर बीजेपी की राजनीति पर पड़ेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की अकेले सरकार नहीं है, बीजेपी 2 पार्टियों के गठबंधन के साथ सरकार है, तो चुनाव में जाने के पहले सीटों के बंटवारों को लेकर के ही मुझे लगता है बीजेपी के लिए मुश्किल आएगी। उनके जो दोनों सहयोगी दल हैं वो बहुत दबाव डालेंगे बीजेपी पर और कोशिश करेंगे कि बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल कर सकें। और बीजेपी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो लड़े महाराष्ट्र के चुनाव में, जिससे वो अपनी जमीन बचा पाए, गवा ना पाए। मुझे लग रहा है पहला टेस्ट बीजेपी के लिए यही होने वाला है हरियाणा के चुनाव के हार के बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद पग पग पर बीजेपी के लिए मुश्किलें आएंगी महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में और आने वाले दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव में। जी, तो समय नहीं गवाते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है चुनाव अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के बाद और नतीजों के पहले, लेकिन तस्वीर जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो जाहिर है नतीजों के बाद की तस्वीर को समझने की कोशिश करें। तो एग्जिट पोल ले लेते हैं जम्मू कश्मीर का। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला चुनाव है। वैसे भी जम्मू कश्मीर एक अलग तरह का राज्य है, अब यूनियन टेरिटरी है भारत के संदर्भ में। विजय जी, जो एग्जिट पोल में तस्वीर जम्मू कश्मीर की दिखाई दे रही है, उसमें कुछ समझ में आ रहा है? क्या कहना क्या चाह रही है जम्मू कश्मीर की जनता? देखिए, एग्जिट पोल की बात तो करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को मैं ऐसा कहता हूँ कि एक राज्य में 2 राज्य हैं।
ये एक अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है वहां पर, कि वहां पर जम्मू जो है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, बर्ताव करता है, और कश्मीर अलग तरीके से बर्ताव करता है। और उन दोनों की वजह से, और अभी जब ये हुआ कि डिलिमिटेशन के बाद 6 सीटें बढ़ा दी गई जम्मू क्षेत्र में, तो और उससे ज्यादा ये हुआ है कि त्रिशंकु विधानसभा बनने की संभावनाएं बढ़ गई, क्योंकि अब करीब करीब दोनों जगह पर बराबर सीट हो रही है, 43 वहां है, 47 वहां है। भारतीय जनता पार्टी यदि जम्मू में अच्छा प्रदर्शन करती है, जिसकी संभावना लग रही है, तो फिर संभावना बनेगी कि वहां पर एक त्रिशंकु सरकार आए, त्रिशंकु विधानसभा आए। लेकिन यदि एनसी, जिसकी अभी सबसे ज्यादा बड़ी संभावना दिख रही है, क्योंकि मैं ये चुनावी एनसी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर देख रहा हूँ, तो वो कितना आगे बढ़ पाती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को छोड़ दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसी संभावना लगती है कि ज्यादातर दल जो नॉन कांग्रेस, नॉन एनसी, नॉन पीडीपी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहेंगे या जाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जब कल काउंटिंग शुरू होगी, मतलब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की, तो 6 सीट से शुरू होगी। मतलब जब भाजपा का खाता खुलेगा तो आप उसे 6 सीट के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 सीटें उन्होंने जो नॉमिनेटेड थी वो उनके खाते में है ही, अब 6ठी से शुरू करेंगे। दूसरा, 6 सीटें उन्होंने पहले जम्मू में बढ़ा दी हैं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है कि किस तरह से वहां पर होगा। लेकिन आर्टिकल 370 को लेकर ये साफ समझना चाहिए कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जम्मू कश्मीर के चुनाव का मुद्दा नहीं, वो भारत के दूसरे हिस्सों के लिए मुद्दा है, जहां भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा सकती है। जम्मू कश्मीर में नहीं उठा सकती। कश्मीर में तो ज्यादातर लोग खिलाफ ही है। वहां पर तो एक बड़ा इशू हुआ है, वो हुआ है जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को खत्म करने का। अब क्या बीजेपी इस बात को कन्विंस कर पाई है कि नहीं, जब विधानसभा बनेगी तो दोबारा से उसे राज्य का दर्जा मिल जाएगा? यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा, क्योंकि वहां पर स्टेटहुड का जो मसला है वो बड़ा सम्मान का मसला है, कश्मीरियत का मसला है, और उस पर खासतौर से कश्मीर जो वैली है, यहाँ पर 47 सीटें हैं, वो इसमें कहीं से भी इधर उधर होती हुई नहीं दिखती है। कि वो कश्मीर वैली आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ तो है ही, लेकिन उसको छोड़ भी आ जाए, क्योंकि उसको भी चुनावी मुद्दा नहीं बनाया उन लोगों ने। लेकिन स्टेटहुड का जो इशू है वो बहुत जरूरी है कि उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में रखा है। लेकिन एक चीज मैं जोड़ता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये विधानसभा चुनाव, जैसे हरियाणा में तो बहुत लेट शुरू किया, जम्मू कश्मीर में बहुत पहले शुरू कर दिया था। जब उन्होंने डीडीसी के जो चुनाव हुए थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में, उसमें जिस तरह से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वहां पर जो उम्मीदवार खड़े किए गए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें सपोर्ट किया, जिनका साथ दिया, वो सब लोगों का रिजल्ट है, जो फल है, वो अब इन विधानसभा चुनावों में दिखाई देगा। एक पूरा का पूरा पैराडाइम बदल गया। तो कांग्रेस सरकारों के वक्त में पैसा सीधा श्रीनगर पहुंचता था दिल्ली से, वो बारामूला, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, जो सारे इलाके हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचने लगा और कश्मीर की राजनीति को बदल गया। और इसलिए जो दोनों बड़े परिवार हैं उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। तो अब ये सब चीजें क्या बनती हैं, वो इन नतीजों को असर डालेंगी। जी सतीश जी, इस बार जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट्स के नंबर्स बहुत दिखा रहे हैं, या फिर उसको दूसरे तरीके से देखें तो कांग्रेस और एनसी मिलकर भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पीडीपी अब समर्थन की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कन्विंस नहीं हो पा रहे लोग कि 48 सीट तक ये लोग जाएंगे। तो क्या वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों का विश्वास कम है, ऐसा लग रहा है चुनाव से? देखिए, चुनावों में विश्वास तो दिखा है कि कम से वो 60% से ऊपर की अगर वोटिंग जम्मू कश्मीर में हो रही हो, वो भी इतने सालों के बाद चुनाव हो रहा हो, 370 हटने के बाद हो रहा हो, और पूरी दुनिया जहां देखने आई हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं कश्मीर के चुनाव को दलगत नहीं देखता हूँ, मैं इसको एक राष्ट्रीय चुनाव के रूप में देखता हूँ। वहाँ किसी की भी सरकार बने, पहला तो मैं चाहूँगा कि वहाँ की स्टेटहुड को रिस्टोर कर दिया जाए तुरंत के तुरंत। ये एक दूसरे तरह का है। दूसरी बात जो आपने पूछी है उसका भी तो उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, वहाँ जो सरकार कौन सी बनेगी ये भी किसी से पूछ लेना चाहिए, एग्जिट पोल वालों से, ओपिनियन पोल वाले से, वो भी बता देंगे। लेकिन बनेगी किसकी
किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, कब तक बनेगी, कौन कौन उसमें आएगा, कौन कौन बाहर चला जाएगा, ये मेरे बस में नहीं है बताना। वहाँ तो हर कोई से मिल जा सकता है, ये आप समझ लीजिए। वहाँ तो भाई एनसी, पीडीपी ये सब तो कांग्रेस, ये भाजपा के साथ ही रहे हैं। उमर अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री रहे हैं, महबूबा मुफ्ती सब। तो मुश्किल है कहना। इंडिपेंडेंट, अब इंजीनियर साहब जो छूट के गए हैं उनकी क्या इंजीनियरिंग होती है, ये भी देखने लायक होगा। और अगर इंडिपेंडेंट जीतते हैं तो आपको क्या लगता है, इस निश्चित सी बात है कि जो दिल्ली में सत्ता में बैठा होगा उसी से उसका कुछ हिसाब किताब बैठेगा। तो भाजपा के फेवर में तीन चीज़ें हैं। एक कि पाँच छः वो नॉमिनेट होने हैं, एक कि जम्मू में सीटें बढ़ गई हैं, दूसरा है कि ये जो इंडिपेंडेंट जीतेंगे। तो ये तीन उनके पक्ष में है। एक चीज़ जो इनके फेवर में जा सकती है एनसी कांग्रेस में के पक्ष में, वो जमहूरियत की आवाज़ कि भाई कश्मीर के साथ ये हुआ, कश्मीर में ये नहीं सुनी गई, कश्मीर में फलां हुआ, तो इसलिए एकदम जो है भाजपा की सरकार थी यहाँ दिल्ली में तो भाजपा के खिलाफ वोट डालो। यही एक जो है ये बन सकता है, इनकी सरकार बनवा सकती है, तो फिर वो भी एक लैंडस्लाइड हो सकता है। लेकिन ढुलमुल स्थिति रही तो मैं देखूंगा कि फिर वो सरकार दिल्ली के वाला बनेगा। अच्छा, एक चीज़ बोलने दीजिए मुझे, मैं बोलना चाहता हूँ। हरियाणा में मुझे लगता है कि आरएसएस और भाजपा की दूरियां दिखी, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं इन दोनों के बीच में कोई दूरी दिखने का। तो ये भी एक बहुत बड़ी है। मेरे को कल कोई बता रहा था कि आरएसएस के 16 सवाल, वो 16 सवाल क्या है, वहाँ पर वो शायद सवाल नहीं चलते। तो इसलिए भाजपा को एकदम आउट कर देना, जब पिछले बार बना चुके थे पीडीपी से के साथ मिलके, भले अब आज उसको देश विरोधी पाकिस्तान के साथी ये वो फलां ठिकान झूठ सच बोलते रहे, लेकिन कोई भी बना सकता है, कोई भी वहाँ पर कुछ कर सकता है। ठीक है प्रेम जी, जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की अभी तक समझ में आ रही है, मतलब हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली जैसी स्थिति है, क्या ये सवाल भी प्रासंगिक है कि कांग्रेस को शायद वहां पर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए था? देखिए, कांग्रेस अकेले लड़ सकती थी। हो सकता है कि अभी जो प्रदर्शन आएगा उसी के आसपास रहती और लोग कहते कि हाँ, अकेले लड़ने में भी बुराई नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने एक जो थ्रेड है ना पूरे दोनों चुनाव का, चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर, वो थ्रेड है कि बीजेपी को नहीं आने देना है एक तरफ, और दूसरी तरफ कि बीजेपी को कैसे लाया जाए, यही चुनाव है। तो अपोजिशन बीजेपी को नहीं आने देने वाले थ्रेड से जनता को जोड़ने में कामयाब दिखी है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अभी जो घटनाएं घट रही हैं कि 5 एमएलए ला दिए जा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं। तो देखिए, जम्मू में 43 और ये 5 एलजी जोड़ते हैं तो 48। इसका साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि 47 से ज्यादा है जो कश्मीर में विधानसभा है। और बीजेपी के मन में जो बात हमेशा किसी न किसी तरह से वो कहते रहे कि हमें हिंदू मुख्यमंत्री देना है, तो ये जो बात है ना, इस 2-3 दिन की घटना को देखिए तो जम्मू कश्मीर की सियासत ने बहुत बड़ी करवट ली है। पीडीपी कह रही है कि हम एनसी कांग्रेस के साथ हैं, और वो सब लोग, उन सभी छोटे छोटे दल या अपनी पार्टियों के बागी जो जीत कर आ सकते हैं, सबको इस बात के लिए राजी कर रहे हैं कि ये मत होने दो। इस बार अगर अनहोनी हो गई तो फिर आगे हमारा एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ये नहीं रहने देंगे। तो ये लड़ाई सम्मान की है, क्योंकि ये विधानसभा में कई संवैधानिक क्वेश्चन भी हैं जो उठेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे कि भाई आप वोटिंग पावर के साथ में 5 जोड़ दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए। तो ये क्या हमारी इच्छा आकांक्षा का कोई सम्मान नहीं है क्या? ये जम्मू में भी सवाल उठेगा और कश्मीर में भी, लेकिन कश्मीर में ज्यादा उठेगा क्योंकि उसमें वो पॉइंट भी शामिल है जो मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है उसमें शामिल है। तो इस वजह से इस बार वो पैटर्न नहीं चलेगा कि बीजेपी के साथ एनसी भी आ सकती है और नेशनल ये पीडीपी भी आ सकती। बीजेपी को एलाई नहीं मिलेंगे, आप ये समझ लीजिए।
साथ ही ठीक है। इंडिपेंडेंट तक नहीं मिलेंगे, ये हालात बन गए। ठीक है प्रेम जी, आपकी बात स्पष्ट हो गई, समय कम है। संजय जी, एक सवाल आपके लिए यह है कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, विशेष स्थिति है, जैसा कि विजय जी ने कहा कि वहां पर 370 का मसला पूरे देश के लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। कुछ आप ऐसा कर सकते हैं कि उलट स्थिति सी हो जाती है, तो अब वहां पर जैसे 6 नॉमिनेट कर रहे हैं लोकतंत्र और ये वगैरह, जैसे प्रेम जी कह रहे हैं, तो ये चुनाव जम्मू कश्मीर को और बेहतर तरीके से वहाँ लोकतंत्र की बहाली जिसको हम बोलते हैं, लोगों का विश्वास जीतना, जो हमारी सबसे बड़ी वहाँ पर एक चुनौती मानी जाती है, इन सब में ये चुनाव क्या मैसेज कर रहा है? देखिए, विजय जी की बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूं। अगर आप धारा 370 की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जनता वहां पर बहुत उत्साहित है कि धारा 370 वापस होना चाहिए। लेकिन जब स्टेटहुड की आप बात करें, बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि नहीं, स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। लेकिन एक अहम सवाल है कि क्या ये चुनाव रेफरेंडम के रूप में देखा जा रहा है, धारा 370 का हटाया जाना, स्टेटहुड को खत्म करना। मुझे नहीं लगता है कि जनता उसको उस नजरिए से वोट दे रही है। जनता उस नजरिए से वोट नहीं दे रही। जनता राज्य में एक सरकार बनाने के लिए, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट दे रही है। बड़ी संख्या में जनमानस ऐसा ही सोच रहा है कि ठीक है, स्टेटहुड हमें चाहिए, चलो धारा 370 चला भी गया तो कोई बात नहीं, स्टेटहुड हमें वापस दीजिए। लेकिन इस चुनाव के जरिए हम ये नहीं जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर कोई रेफरेंडम नहीं है। चुनाव तो हम अपनी सरकार चुनने के लिए कर रहे हैं। मोटी सी बात मुझे यही नजर आती है, जम्मू एंड कश्मीर के वोटरों की मनस्थिति ऐसी दिखाई पड़ती है। जी अवधेश जी, बीजेपी का जो पूरा अप्रोच है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसका निचोड़ अगर आपसे पूछे संक्षेप में, तो क्या लगता है ये चुनाव देखने के बाद? तो प्रेम कुमार जी ने तो अपने क्रांतिकारी भाषण में हिंदू के मुख्यमंत्री होने को नकार दिया, जैसे उसका कोई अधिकार ही नहीं हो वहां। दूसरी बात है, उन्होंने राज्यपाल कैसे करेगा। अरे भाई, आप स्टेट की देखिए, बीजेपी की जो पॉलिसी रही है उसके लूप होल्स हैं, उस पर बात कर लेंगे, आपको 3 लाइन में बता सकता हूं। लेकिन मूल बात यह है कि क्या ये स्टेट की जो बात हो रही है, वो तो बीजेपी के घोषणा में है कि स्टेट लाएंगे, उसमें तो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन क्या वो स्टेट था? एनसी ने अपने घोषणा में कहा कि हम 1954 के पहले की स्थिति लाएंगे, यानी 2 विधान 2 झंडे होंगे। उसने कहा कि हम जो शंकराचार्य पर्वत है उसको तख्ते सुलेमान कर देंगे, और हरि पर्वत को हम जो है कोहे क्या नाम दिया वो कर देंगे। और कांग्रेस ने उसके विरुद्ध बोला नहीं कि हम इससे सहमत नहीं है। तो वो तो इस समय देश में मुसलमानों के बीच एक प्रवृत्ति है कि हमको भाजपा को कहीं भी हराना है, और वो जम्मू कश्मीर तक विस्तारित है। जम्मू की पार्टी बीजेपी है, कश्मीर में उसका विस्तार नहीं हुआ, और बीजेपी ने कश्मीर में जो उसको करना चाहिए था पार्टी के लेवल पर, कि वहां जो ऐसी शक्तियां 370 के बाद खड़ी हुई थी, नए नौजवान नवछुतियां पढ़ी लिखी खड़ी हुई थी, जो वहां बदलाव लाना चाहती थी, उनको थोड़ी ताकत देके पॉलिटिक्स में उनकी पहचान बने, वो नहीं हुआ। इसलिए जो पार्टियां पहले से रीजनल थी वही वहां स्थापित रही। पीडीपी तो खत्म है, एनसी ही उनके पास विकल्प थी, तो जो विकल्प होता है उसको वोट लोग देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी देखिए, जम्मू कश्मीर में एनसी को वहां से आ रहे थे कि बहली में जो है उसके वोट आधार बचे हैं, मिल रहे हैं, और जम्मू के क्षेत्र में भी उसके पक्ष में वोटिंग हो रही है। तो चूंकि वही सामने थी मेन, तो अभी यद्यपि वहां खुला हुआ है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन अब 5 विधायक तो नॉमिनेट करेंगे ना, जिस राज्य में। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट अवधेश जी, आपकी इजाजत से एक छोटा सा कमेंट रविंद्र शोरन जी से भी ले लेते हैं जम्मू कश्मीर पर। रविंद्र जी, ये बताइए कि जहां पर गाड़ी 2019 अगस्त के बाद है जम्मू कश्मीर की, उससे आगे बढ़ेगी इस चुनाव के बाद? जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और विजय जी की हाजिरी में ये बात बोल रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को 3 महीने पहले तक ऐसा माना जाता था, इंजीनियर रशीद को, कि अगर वो शपथ लेगा और शपथ लेने के लोकसभा की शपथ लेगा और उसकी तस्वीर तक बाहर नहीं आएगी, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी सांसद ने शपथ ली और उसकी तस्वीर तक बाहर ना आई हो, उस व्यक्ति को इतना डेंजरस सोसाइटी के लिए माना जा रहा था। आज वो चुनाव लड़ रहा है, और एग्जिट पोल के बाद नतीजों से पहले उसने कह दिया कि मैं बीजेपी मतलब सेंटर के साथ अलाइन होकर
हमको चलना पड़ेगा। तो कितना जबरदस्त ये परिवर्तन है एक विचारधारा का, ये भी बड़ा अजीब और गरीब चीज है वहां के लोगों को देखने के लिए। और देखिए जम्मू कश्मीर इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज जब जम्मू कश्मीर से जब तकसीम किया गया जम्मू कश्मीर को और उसमें से लद्दाख निकाला गया, तो लद्दाख के लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों लोग इस 370 से सहमत नहीं है? रविंद्र जी, समय समाप्त हो रहा है इसलिए आपको रोक रहा हूं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की तस्वीर है। बड़ा लोकतंत्र की बड़ी घटना होती है चुनाव, और उस चुनाव में क्या हुआ इसकी असली तस्वीर नजर आती है नतीजों में। तो कल देखिए क्या नतीजे आते हैं, और उसके बाद जो तमाशा होगा वो तो 5 साल चलेगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।